हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लास। एपी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो टॉपिक था हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो लेक्चर नंबर 2 है वो हम लोग लेकर आए हैं। अगर जो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो फाइनली उस वीडियो में हमने कवर क्या किया था, टॉपिक थोड़े लंबे चलते, वो 27 मिनट का वीडियो हो चुका था, तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था भाई पदार्थ किसे कहते हैं, ये समझा दिया, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया था। तो फाइनली ये वीडियो जो इससे पहले वाला वीडियो था वो यहाँ तक कवर करा दिया था मैंने, और यहाँ तक आपको बता दिया था। तो फाइनली आज का जो टॉपिक हमें है वो हमें समझना होगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऊर्ध्वपातन की जो इंग्लिश होती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी हाँ, फाइनली इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। जैसे कि कपूर को ले लीजिए। ठीक है, कपूर अगर जो आप जलाते हैं तो वो पहले क्या होता है, पिघलता नहीं है कि पिघल कर द्रव अवस्था में आता है, नहीं, सीधे आप जैसे जलाओगे धीरे धीरे क्या होगा, वो गैसियस पार्टिकल में हो जाएगा। और अगर जो कपूर जलाया आपने, कपूर को अगर जो आप लोग जला रहे हो तो उसके ऊपर अगर जो पतीला कोई रख दोगे तो क्या देखोगे कि कपूर जो जल करके ऊपर जाएगा वो उसी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो आप कि जिस स्टेट से वो निकल के गया है उसी स्टेट में फिर से वो वापस आ जा रहा है। ठीक है, यही ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। अब ये क्या एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल की माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उदाहरण देखिएगा, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर के इसका चूड़ ठीक है, चूड़ करें और चीनी की प्याली में डालें। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको चीनी की प्याली दिख रही होगी। ठीक है, जो चीनी की प्याली है। ठीक है, अब क्या लिखा, चीनी की प्याली पर जो है कीप को उल्टा रख दीजिए, यहाँ पर कीप को उल्टा करके रख दिया गया है। ठीक है, कीप के सिर पर रुई डाल दीजिए, कीप के सिर पर यहाँ पर रुई डाली गई है, छोटी सी रुई का टुकड़ा जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे गर्म करते हैं, उसके बाद हम बर्नर लगाकर इसे गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड जो होता है ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे भाई, या तो हम कपूर लेंगे या तो अमोनियम क्लोराइड, दोनों में से कोई भी लेंगे तो वो धीरे धीरे करके गैसीय अवस्था में बदलेगा। कीप की भीतरी दीवार पर थोड़े जो दीवार पर पदार्थ के वाष्प संघनित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब मेरे ये है, थोड़ा सा जूम करके मैं फिगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो यहाँ इसके पार्टिकल जो होते हैं जब ये वेपराइज होंगे तो यहाँ पर इसके कीप के चारों ओर कहीं ना कहीं जो इसके वेपर हैं वो लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, या तो फिर जो कपूर होगा वह होगा, या तो फिर यहाँ होगा ठोस अमोनियम क्लोराइड। अगर जो मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले की, पूरा जो होगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ मिलेगा NH3 अमोनिया गैस प्लस HCl मिलेगा। तो ये दोनों गैसेस पार्टिकल हैं, ये वेपराइज होकर के ऊपर उड़ जाएंगी। यही क्रिया कहलाती है सब्लिमेशन, और यही कहलाती है सब्लिमेशन, इसी क्रिया को कहते हैं। और जब ये रिएक्शन हम रिवर्स करते हैं, कोल्ड कर लेंगे, इसी चीज को कोल्ड कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, तो ये पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। तो फाइनली आज तो ये चीज आप समझी होंगे कि भाई सब्लिमेशन क्या होता है। अब जो सेकंड टॉपिक है ये ध्यान से समझिए, परिवर्तन क्या प्रभाव होता है यह मैं आपको बता दूं। यदि हम तापमान बढ़ाने पर सिलेंडर में गैस लेकर के उसे संपीड़ करें तो जो कणों के बीच की दूरी है कम हो जाएगी और गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है। ये क्या हो रहा है ध्यान समझिए, यहाँ आपको एक पिस्टन दिख रहा होगा, यहाँ पिस्टन दिख रहा है और यहाँ पर सिलेंडर दिख रहा है। ऐसे यहाँ भी पिस्टन, यहाँ पर भी सिलेंडर, यहाँ भी पिस्टन, यहाँ सिलेंडर है। दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं दबाव प्लस तापमान बढ़ाना, और यहाँ पर देख रहे हैं गैस को द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसी चीजें जो है वो मेजर कर पा रहे हैं सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर में ये चीज को आप मेजर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर जो बना हुआ पार्टिकल है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो कि गैसियस पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ला करके फिल कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल को हम धीरे धीरे घटाएंगे, पिस्टन को दबाएंगे, जैसे जैसे हम पिस्टन को दबाएंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, संपीड़ हो जाएगा। जब वो संपीड़ हो जाता है तो धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है। तो फाइनली आज ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सिलेंडर में गैस होता है वो गैस ना होकर के क्या है भाई, आप समझो सिलेंडर में क्या होता है, गैस ही होता है, लेकिन वो गैस ना होकर के द्रव फॉर्मेट में होता है। तो ये फाइनली आज ये चीज तो आप समझ होंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और क्या बातें हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
अब थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक क्या है वो ध्यान समझिए। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के जो कण हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिस्टन में बताया कि भाई पिस्टन को जो ज़्यादा दबाएंगे तो वो उसके जो गैस के कण हैं वो निकट आ जाएंगे, ठीक है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, आइस भी कहते हैं, को जो वाष्पित गैस मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को बढ़ा करके 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर देना पड़ेगा तक करना होता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके लिए दाब को बढ़ा करके 1 एटमॉस्फेयर करना होता है, ठीक है, तय करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राई आइस जो बनाना होता है, ठीक है, जब हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बढ़ाना होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसे हम 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ड्राई आइस जो आपको दिख रहा है, शुष्क बर्फ दिख रहा है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट और आता है, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की 3 अवस्थाओं का स्थानांतरण इस प्रकार होता है। यहाँ ध्यान से ये टॉपिक समझ लीजिए बाबू, ये टॉपिक अगर जो आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर जो कोई पार्टिकल ठोस है, ठोस को जब हम गर्म करते हैं उत्पादन की अवस्था में तो गैसीय अवस्था में आता है। ये पूरा टॉपिक जो कि आप उत्पादन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में आता है, जब इसी को कोल्ड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में आ जाता है। तो ये रिवर्स हो सकते हैं। अभी जब गैस को हम क्या करेंगे, संघनन अवस्था में कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, मतलब जब क्या होता है कि आप प्रेशर कुकर को देखोगे उसमें से सीटी निकल रही हो, अगर जो बर्तन में आप रख लेते हैं, किसी बर्तन में टकराव करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और अगर जो उसी द्रव अवस्था को क्या करेंगे, फिर से वेपराइज कर देंगे, गर्म कर देंगे हम, तो फिर से गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो सभी का एक ना कहीं मिलाप है। ऐसे ही किसी ठोस को अगर जो हम किसी द्रव को अगर जो जमा देते हैं, अगर जो जमा देंगे फ्रिज में ले जाकर के, तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। और अगर जो किसी ठोस को हम क्या करेंगे, संगलन कर दें, गर्म कर दें, तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन की अवस्था को छोड़कर। तो फाइनली ये जो आप टॉपिक था, ये टॉपिक आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। अगर जो आप ये टॉपिक नहीं समझे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। अब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं कि ठीक है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपराइजेशन बहुत ही पूछा जाता है बच्चों से, और वेपराइजेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक जो होते हैं ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में बदल जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये क्या है और भी टॉपिक बता दूं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च जो है गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी प्रकार ये वाष्पित में बदल जाते हैं। यहां मैं फाइनली आपको समझा दूं, वाष्पीकरण कहने का मतलब यह चीज है कि ऐसी सतह पर प्रक्रिया होती है जब द्रव की जो सतह है, जो कण है, वो क्वथनांक से नीचे तापमान पर वाष्प के रूप में बदले। जैसे कि आप देखो, पानी को जब उबालते हो, अब ये थोड़ी ना कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, उसके अंदर से वेपर पूरा निकल जाए। 100 डिग्री सेल्सियस में वो उबलने लगता है, लेकिन भाप का जो वैल्यू है, मतलब वाष्पीकरण जब उसका होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस ही हो। जब हम पानी को गुनगुना जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे, वहां से वेपर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये कहलाता है वेपराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण। तो शायद आप फाइनली समझ ही गए होंगे कि वाष्पीकरण में और भाई जो क्वथनांक है उसमें दोनों में अंतर है, डिफरेंस है बाबू। वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, यहाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी हो जाएगा। तो यहाँ आप ये फाइनली चीजें समझी गए हैं, ठीक है। वाष्पीकरण के प्रभाव करने वाले कारक क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा। अगर जो वाष्पीकरण हो रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सतही क्षेत्रफल, सतह पर उपस्थित जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाता है। अगर जो कहने का मतलब है, पतीला बड़ा कर लेंगे आप, छोटे पतीले करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी वाष्पित हो जाएगा। और जो बड़ा पतीला कर लेंगे, पानी कम रहेगा या कुछ भी रहे, ठीक है, बड़ा अगर जो हो जाएगा, क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या करेंगे, उसे वेपराइज करने में उसका जो दर है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइनली चीजें समझी होंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक होता है, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ की कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। कैसा हो रहा है, क्योंकि तापमान की अगर जो बात करें हम, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जितना 100 डिग्री सेल्सियस के करीब हम पहुंचेंगे, उतनी ही तेजी के साथ जल क्या होगा, वेपराइज होगा, वाष्पित होगा और ऊपर उड़ेगा। तो ये फाइनली टॉपिक आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। ऐसी ही बात करें आर्द्रता मतलब नमी की, तो यह बात ये कही जा रही है कि अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है। कहने का मतलब मेरी ये है कि अगर जो वायुमंडल में नमी है, ठीक है, तो जो वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाती है। ज्यादा आर्द्रता मतलब कम वाष्पीकरण होगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरी ये है भाई, अभी आर्द्रता का मतलब नमी है, अभी बरसात का मौसम हो जाए, बरसात के मौसम रहे, ठीक है, उसके बाद क्या हो, वायुमंडल में पूरा का पूरा जल के अंश ही रहेंगे। तो पतीले अगर जो है हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो ये नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस या किसी भी टेम्परेचर पे वो तुरंत वेपराइज होंगे, नहीं, थोड़ा समय लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वातावरण का जो टेम्परेचर है वो इसकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ही ठंडा है, तो उसे थोड़ा समय लगेगा। तो
फाइनली ये टॉपिक आप समझ ही गए होंगे कि बाध्य आर्द्रता का क्या रोल है, ठीक है। और चौथा टॉपिक जो है, जो वायु की गति है वो क्या होती है। अगर वायु की गति बढ़ा दी जाए तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताऊं भाई। अगर जो वायु की गति है वो बढ़ा दी जाए तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट समझने वाली टॉपिक ये भी बनती है कि भाई जब हम वायु की गति अगर जो है बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब मेरे है कि अगर जो देखिए अभी क्या है, पतीले को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण तो होगा ही ना, लेकिन अगर जो हवा चला दे तो जल्दी जल्दी इसके कण यहाँ से हट जाएंगे। जब इसके कण यहाँ से जितने ही जल्दी हटेंगे तितने ही जल्दी ये क्या है, अंदर से और भी मॉलिक्यूल्स वाले जो कण है, वाष्पीकरण वाले कण है, वो ऊपर आ सकते हैं। तो ये फाइनली टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब जो टॉपिक हमारा है वाष्पीकरण में जो है वो शीतलता होती है। ये बात ध्यान समझिएगा भाई, वाष्पीकरण जो है वो जब होता है, वो प्रक्रिया जब होती है तो क्या वो ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। ये क्या है टॉपिक, ये समझिए। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो लुप्त हुई उस जो ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे बाबू, ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है, जब पतीले को हम गर्म कर रहे हैं तेजी के साथ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि वातावरण में भी जो है कुछ ऊष्मा होती है, ठीक है। वातावरण में भी कुछ ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है। तो क्या होता है, जब ये वेपराइज होकर जाएंगे तो उनकी ऊष्मा को ये क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। तो वहाँ कुछ क्या होता है, शीतलता का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वो क्षेत्र पूरा क्या होगा, शीतल हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आसपास के वातावरण जो हो गया अवशोषित कर लेता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी कारण जो वातावरण है वो शीतल हो जाता है। उदाहरण के लिए ध्यान से समझिए, अगर हम हाथ में एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ में उष्मा ले करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रकार हमें जो है हाथ का शीतलता महसूस होता है। ये चीज़ आप अधिकतर क्या है पेट्रोल के साथ भी देखे होंगे। पेट्रोल को जब आप हाथ में लेते हो तो वो क्या होगा, ठंडा होगा, फिर वेपराइज होकर धीरे धीरे उड़ जाता है। ऐसी भी हो। और ये एसीटोन का मामला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एसीटोन जो होता है वो हाथ में जैसे ही हम रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाएगा, वेपराइज होगा, उड़ तो जाएगा ही, ठीक है। हाथ में जो एसीटोन है वो रुका नहीं रहता, उड़ जाता, ठीक है। तो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के बाद जो हाथ का जो हमारा पोजीशन होगा, हाथ जब हम देखेंगे तो हमें शीतलता लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझी होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है वो ध्यान समझिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीने अधिक आते हैं। सूती कपड़े पहनने के लिए अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीने अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूंकि वाष्पीकरण की शीतलता होती है अतः गर्मियों में सूती कपड़े आरामदेह होते हैं। ये ध्यान से समझिए भाई, पूछा जाता है और कभी बच्चों के मन में भी प्रश्न आता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कैसे मैं बताऊं भाई, देखो गर्मी में जो होते हैं सूती कपड़े जो होते हैं वो हमारी पसीने को जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। अब सोखने के बाद जब भी हम वायुमंडल में बाहर निकलेंगे या कहीं होंगे तो धीरे धीरे जो सोखे हुए, क्योंकि सूत में जो होते हैं ऐसे जो उनके रेसे होते हैं उसमें जो पसीने के कण हैं वो बढ़े रहते हैं और वायुमंडल के कारण वो वहां से क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो वेपराइज होने के बाद वो हमारे शरीर में, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा का प्रदान करेंगे ना, तो वो शीतलता का प्रदान करते हैं। इसलिए हमें जो गर्मियों के समय में सूती कपड़े ही इस्तेमाल करने चाहिए, वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और देखो टॉपिक क्या है हमारा, तीसरा टॉपिक। गर्मियों में अक्सर लोग जो होते हैं मैदान में पानी जो है वो छिड़कते हैं। यह पानी मैदान से उष्मा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा प्रदान करता है। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है और वैसे भी मैं बताऊं भाई, गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि भाई अगर जो आपके जो आगे है वो क्या होगा कि कहीं पर भी ऐसा होगा, क्षेत्र होगा जहां पर धूल गर्दे ये सब होंगे, जैसे कहते हैं द्वारा यहाँ पर, तो ऐसे ही क्या होगा वहां पर होगा, ठीक है। आपके बाहर जो होगा वो किसी भी चीज को रख सकते हैं, कुछ भी द्वारा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर जो है पानी का जो अगर बौछार हम शाम के समय करते हैं तो वो जो दिन भर तपा हुआ भूमि रहता है वो धीरे धीरे क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधे सीधे उसको वेपराइज कर देगा। जब वो वेपराइज हो जाएंगे, वेपर के रूप में उड़ जाएंगे, बाहर उड़ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगी, शीतलता, वो क्षेत्र शीतल हो जाएगा, जिसके कारण वहां हम बैठ सकते हैं और हमें बहुत ही आरामदेह उस जगह जो है हमें बहुत ही आरामदेह लगेगा। तो फाइनली ये जो चैप्टर था वो कवर हो जाता है बाबू, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसके अति लघु उत्तरीय
प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाले, या जो भी प्रश्न इसमें है वो सभी कवर कराने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो गया बाबू। अगर जो इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप कमेंट कर लीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर का जो है वो मैं लिख दे रहा हूं 9118308826। एक बार मैं फिर से बता दूं, 9118308826, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कमेंट करें और मैं आपको इसका पूरा